छठी कक्षा हिंदी सुलभ भारती। पाठ क्रमांक 6, मेरा अहोभाग्य। सुनो और समझो। इस पाठ के लेखक का नाम है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इनका जन्म 1906 में हुआ। उनकी रचनाएं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और दानव आदि। इनका परिचय। इन्होंने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यानी कि इस पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट के संबंध में संस्मरण बताए हैं। भेंट के बारे में बताया है। नाम तुम्हारे। यहाँ कोष्टक में कुछ सर्वनाम दिए हुए हैं। तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने आप। तो यहाँ चित्र दिए हैं। उचित सर्वनाम उचित चित्र के पास लिखना है आपको निरीक्षण करके। यहाँ एक लड़का खड़ा है, वो क्या कहता होगा? मैं। यहाँ एक लड़का और लड़की खड़ी है, वो क्या कहते होंगे? हम। यहाँ एक गमला दिया है, इस गमले के लिए क्या कहेंगे हम? यह गमला। यहाँ 2 बीज दिखाई देते हैं। पहले बीज बोया है और वह बाद में वह उगता हुआ दिखाई देता है। तो बीज बोने के बाद अपने आप उगता है, यानी कि यहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा? अपने आप। यहाँ चित्र में एक लड़का उंगली से कुछ दिखा रहा है। दूरी पर एक पेड़ दिखाई देता है, तो वो क्या कहता होगा? वह पेड़ है। यहाँ वह यह सर्वनाम आया है। अपने पास की वस्तु दिखाने के लिए हम यह इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तु दिखाने के लिए हम वह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। उन दोनों के हाथ में एक जैसी ही वस्तु है, एक जैसा ही किताब है। तो वो क्या कहते हैं? जैसा वैसा। यह सर्वनाम यहाँ उचित होगा। और यहाँ एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं, तो वो आपस में बोल रहे हैं, एक दूसरे को कुछ पूछ रहे होंगे। तो वहाँ कौन सा शब्द प्रयोग आएगा? कौन सा सर्वनाम आएगा? तो क्या, यह सर्वनाम वहाँ आएगा। तो पहले हम यह पाठ देखते हैं, पूरा पाठ पढ़ते हैं और बाद में इसका अर्थ देखते हैं। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्य कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों, देखो यहाँ चित्र दिखाया गया है, अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। देखो यहाँ शब्द प्रयोग आया है, जैसा वैसा। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदा यानी गैलरी। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। सघन यानी घना, दाट। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं। प्रातःकाल सुबह का समय, स्वास्थ्य आरोग्य, तबीयत। अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। तो मैं निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा
कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। वार्तालाप यानी संवाद, बातचीत। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहा, यह मुहावरा है। खुशी का ठिकाना न रहना, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। इंतजार करना, राह देखना। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान यानी बीच में गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एकाध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। यानी कि गुरुदेव जी ने बांग्ला भाषा में लिखन किया था। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है यानी कि अच्छी लग सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उसे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और उस जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे और चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के समय कम समय देता हूं, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। स्वयं यानी स्वतःला। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा दी। मैं अतिथि गृह के कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। खुशियों का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में ही बैठकर लिखा था। गीतांजलि यह ग्रंथ उन्होंने यहाँ बैठकर ही लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। मुझे गीतांजलि ग्रंथ को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखो यहाँ लेखक शांति निकेतन कब जाने वाले थे? लेखक शांति निकेतन 1937 में जाने वाले थे। शांति निकेतन में जो कार्यक्रम होने वाला था, उस कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन थे? वहाँ कार्यक्रम के अध्यक्ष स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ थे। शांति निकेतन जाने के लिए
कितने लोग निकले थे? 1 दर्जन, यानी 1 डजन लोग निकले थे। शांति निकेतन में लेखक और उनके साथ जो लोग थे उन्हें कहाँ ठहराया गया था? सुंदर शांति निकेतन के एक सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया था। अतिथि भवन कहाँ था? अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवनों के बीचों बीच था। दूसरे दिन क्या हुआ? जब लेखक शांति निकेतन गए थे तब दूसरे दिन क्या हुआ? तो दूसरे दिन उन्हें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके कारण कार्यक्रम में वे नहीं आ पाएंगे। रविंद्रनाथ जी से बातचीत करने के लिए लेखक और उनके साथ आए हुए लोगों को कितना समय दिया गया था? 15 मिनट का समय दिया गया था। संक्षिप्त वार्तालाप, संक्षिप्त यानी छोटी सी बातचीत। मध्याह्न के बाद लेखक और गुरुदेव की भेंट हुई। गुरुदेव की क्या धारणा थी? गुरुदेव की यह धारणा थी कि लेखक के साथ उन्हें मिलने के लिए 2-3 लोग आए होंगे। ज्यादा लोगों को देखकर गुरुदेव ने मजाक में क्या कहा? ज्यादा लोगों को देखकर गुरुदेव ने मजाक में कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इसके बाद गुरुदेव से सभी का लेखक ने परिचय कराया और बाद में उनकी बातचीत शुरू हुई। गुरुदेव ने ज्यादा से ज्यादा कहानियां किसके बारे में लिखी हैं? ग्रामीण जीवन के बारे में, ग्रामीण संसर्ग के बारे में लिखी हैं। उन्होंने लिखी हुई कहानियां किस भाषा में हैं? बांग्ला भाषा में। उन्होंने जो कहानियां लिखी है, गुरुदेव जी ने जो कहानियां लिखी है, उस कहानियों में किसका दर्शन होता है? ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति का दर्शन होता है। काबुली वाला यह कहानी किसने लिखी है? काबुली वाला यह कहानी गुरुदेव ने ही लिखी है। लेकिन काबुली वाला यह कहानी लिखने का विचार गुरुदेव के मन में कैसे आया? तो यहाँ गुरुदेव ने उत्तर दिया है कि उनके यहाँ एक काबुली वाला आता था और वहाँ सबसे परिचित हो गया था। तो गुरुदेव के मन में आया कि उसकी भी एक लड़की होगी और उसे उसकी भी याद आती होगी। इसी तरह वार्तालाप यानी कि उन सभी में बातचीत होती रही और 15 मिनट के बजाय 40 मिनट बीत चुके थे। तब गुरुदेव उठे और उठते समय जाते जाते उन्होंने कहा कि जब कभी मैं वार्तालाप करता हूँ तो सचमुच में कितना समय बीतता है यह मेरे समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं जो समय देता हूँ वार्तालाप के लिए वो ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। लोगों के साथ बातचीत करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो इस तरह पाठ पढ़कर इस पाठ पर 10 प्रश्न तैयार करो और उनके उत्तर लिखो। तो यहाँ उपक्रम दिया है, मैंने समझा। यह पाठ पढ़ने के बाद हमें कौन सा बोध होता है, क्या समझ में आता है हमारे, यह यहाँ लिखना है।
यहाँ शब्द वाटिका में कुछ नए शब्द दिए हैं। संस्मरण, संस्मरणीय घटना, हमारी याद में रहने वाली घटना, याद में रहने वाला प्रसंग। उल्लसित, आनंदित, दल, समूह, टुकड़ी, गट, सृष्टि, संसार। अनुभूति, स्व अनुभव, स्वयं को आया हुआ अनुभव। बकुल, यह एक फूलों का वृक्ष है। मानसिक खाद्य, वैचारिक चर्चा। मध्याह्न, दोपहर, वार्तालाप, बातचीत, संसर्ग, संगति। सघन, घना, उपवन, उद्यान। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, देखो, भाषा की ओर यानी व्याकरण दिया है। यहाँ निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। यहाँ लिंग और वचन एक जगह ही दिए हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग के भी यहाँ दो भेद दिए हैं, एक वचन और बहुवचन, और पुल्लिंग के भी यहाँ दो वचन दिए हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखो, भैंस, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं भैंस, उसका बहुवचन क्या होता है, भैंसे। और पुल्लिंग एक वचन क्या होता है, भैंस, भैंसा। आणि भैंसा का बहुवचन क्या होता है, भैंसे। यहाँ बिलाव, यह पुल्लिंग एक वचन दिया है, उसका बहुवचन क्या होता है, बिलाव का, बिलावे। और बिलाव पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग एक वचन क्या होता है, बिल्ली। और बिल्ली का बहुवचन क्या होता है, बिल्लिया। यहाँ स्त्रीलिंग रूप दिया है एक वचन, घोड़ी, इसका बहुवचन क्या होगा, घोड़िया। एक वचन क्या होगा, पुल्लिंग एक वचन क्या होगा, घोड़ा। और पुल्लिंग बहुवचन क्या होगा, घोड़े। यहाँ पुल्लिंग बहुवचन दिया है, नाग, तो एक वचन क्या होगा उसका, एक वचन भी नागच होगा और बहुवचन भी नाग ही रहेगा। और यहाँ स्त्रीलिंग, स्त्री जाति में क्या लिखना होगा, नाग, नागिन, उसका बहुवचन क्या होगा, नागिनिया। यहाँ स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द दिया है, देखो, चूहिया, यह बहुवचन है, तो यहाँ एक वचन क्या होगा, चूहिया। उस पर चंद्र बिंदी नहीं लगाना है, चूहिया, चूहिया। और पुल्लिंग में क्या होगा, चूहा और चूहे। आगे चलकर देखते हैं, सुनो तो जरा। क्या सुनना है, दैनिक समाचार सुनो और मुख्य समाचार को फलक पर लिखकर परिपाठ में सुनाओ। यहाँ बताओ तो सही, अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु कोई 5 प्रश्न बनाकर बताओ। यानी कि जो व्यक्ति हमें पसंद है, कोई गायक हो, कोई खिलाड़ू हो, या कोई शिक्षक हो, या कोई हीरो हो, हीरोइन हो, तो जो भी व्यक्ति तुम्हें पसंद है जिस भी क्षेत्र की, उसका साक्षात्कार लेने के लिए, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने के हेतु 5 प्रश्न तैयार करो। वाचन जगत से आपको पढ़ना है, वाचना है। क्या वाचना है, देखो, संत तुकाराम के अभंग पढ़ने हैं आपको और उसका गायन भी करना है। मेरी कलम से यहाँ लिखना है आपको इसके बारे में। अपने परिवार से संबंधित कोई संस्मरण, संस्मरण यानी याद, परिवार के बारे में कोई याद लिखनी है। यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखो। साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था,
साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। गुरुदेव की कहानियां में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं? गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जीवन के ग्रामीण जनता के मनोवृत्ति का दर्शन होता है। संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? संस्मरण में काबुली वाले की कहानी का उल्लेख किया गया है। लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? लेखक आनंद विभोर हुए क्योंकि गीतांजलि इस ग्रंथ का लेखक गुरुदेव ने जहां बैठकर किया था, जिस कमरे में बैठकर, जिस कमरे के बरामदे में बैठकर किया था, वहां लेखक को ठहरने के लिए मिला था, इसीलिए लेखक आनंद विभोर हो गए। स्वयं अध्ययन। महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखो। महान विभूतियां जिन्होंने महान कार्य किए हैं, कोई अच्छा कार्य किया है, उनकी सूची बनाना है, यादी बनाकर उनके कार्य के बारे में लिखना है। सदैव ध्यान में रखो, हमें यह सदैव ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से महान नहीं बनता। महान बनने के लिए कोई महान कार्य, अच्छा कार्य करना पड़ता है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, जाते हैं, लेकिन सभी लोग महान नहीं बनते। महान बनने के लिए कोई ना कोई अच्छा कार्य हमें करना पड़ता है। विचार मंथन, इस पर सोचना है आपको। हे विश्वची माझे घर, ये जो सारा विश्व है, ये सारी दुनिया है, यही हमारा घर है। खोजबीन, आपको ढूंढना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर जी का चित्र, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन का चित्र, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का चित्र, मदर टेरेसा का चित्र, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी का चित्र, अमर्त्य कुमार सेन जी का चित्र, वेंकटरमन रामकृष्णन का चित्र, कैलाश सत्यार्थी जी का चित्र। और ये जो सभी नोबेल पुरस्कार विभूतियां हैं, उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। और इन सभी के चित्र आपको ढूंढने हैं और यहाँ चिपकाने हैं। इस तरह यह पाठ पहले 2 बार पढ़ो और बाद में इसका स्वाध्याय लिखो।